फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है। यहाँ अगर आपको फ्रांस में रहना है तो फ्रेंच लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी है। दूसरा, जब तक आप स्टूडेंट में हो तब आपको अपना फाइनेंशियल बैकअप इंडिया से करके आना है, ताकि यहाँ के अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो अपना एजुकेशन अच्छे से ख़त्म कर सके और अपना करियर बूस्ट कर सके, और साथ में लैंग्वेज सीखने पर भी आप फोकस कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बाहर निकले हैं पेरिस में, और कुछ दोस्त हमें मिले हैं और उनसे हम, जो कि इंडियंस ही है, और हम उनके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं और इंटरव्यू जैसा कुछ एक प्लानिंग करा है, तो उनसे बात करते हैं। ये हमारे कुछ दोस्त हैं, तो आइए मिलते हैं इनसे। मेरा नाम निर्मल प्रजापति है। और मैं बेसिकली इंडिया गुजरात से बिलोंग करता हूँ। जी। और आपका स्टडी क्या है? आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं? जी, तो मैं यहाँ पे फ्रांस में मॉन्पेलियर में आया था। मेरा कॉलेज का नाम है किस बिजनेस स्कूल, और वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वहाँ पे सब बहुत फ्रेंडली है, वहाँ पे सारे फ्रेंच पीपल रहते हैं। यहाँ पर पेरिस में तो मैंने देखा है काफ़ी बाहर के पब्लिक रहती है, हमारी इंडिया की भी रहती है, लेकिन वहाँ पे सारे फ्रेंच लोग ही रहते हैं। ओके। तो किस बिजनेस स्कूल में मेरा MBA का कोर्स था। ओके। और अभी सही सब चल रहा है यहाँ पे। अभी तो वैकेशन है, तो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं पेरिस में। ओके, अच्छा। ये हमारे दूसरे दोस्त हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। मेरा नाम महेश है और मैं बेसिकली इंडिया से, गुजरात से हूँ, और मैं यहाँ पे इट्समी में मेरा हेल्थ केयर मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है। बेसिकली मैंने पढ़ाई मैंने इंडिया से फिजियोथेरापिस्ट में की है, और मेरी कॉलेज पेरिस में ही है। तो आप लोग कितने टाइम से यहाँ पर फ्रांस में हैं? फ्रांस में मेरे को आए 5-6 महीना हो गया है। फरवरी आपको? मेरा भी अराउंड 6 मंथ ही हुआ है यहाँ पे। 6 मंथ आपको फ्रांस में स्टूडेंट वीज़ा पर आया। तब से मतलब आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा में आए हैं, तो आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी क्या दिख रहा है, और आपका अपना बेसिक सर्वाइवल जो है आप कैसे क्लियर करते हो? मतलब आप इंडिया से आए हो तो काफ़ी खर्चा करके यहाँ पर आए होंगे, तो अब अराउंड कितना खर्चा हुआ आपको यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा में आने के लिए? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इंडिया से यहाँ तक आने के लिए मेरा 12 से 13 लाख हो गया है सारा मिलके। कॉलेज का फीस 12 से 13 लाख। ओके। एंड बाकी तो यहाँ पे एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। जॉब का मैं बताने जाऊँ तो पेरिस में जॉब सही है, मिल जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप आउट में जाओगे तो विदाउट रेफरेंस आपको जॉब नहीं मिलेगा। और कि आपका वो जो मॉन्टपेलियर है, हाँ, मॉन्टपेलियर में बहुत ही सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी तो क्या है, पैसा भी घर से मंगवाना पड़ता है, और मैं जिसके साथ रहता हूँ तो वो थोड़ी हेल्प कर रहा है मेरे को जॉब ढूंढने के लिए। ओके। लेकिन अभी उतना फ्रेंच नहीं आता है, तो पॉसिबल नहीं है जॉब करना वहाँ पे। ओके। और सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब आप कितना खर्चा करके आए हो, और आपका कोर्स क्या है, आपका स्टडी कैसा चल रहा है, और आपका सर्वाइवल कैसे है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था, पहले मेरा 2 महीने मैंने घर से मंगवाए थे पैसे। ओके। तो बाद में तो मैं छोटा मतलब अपने फ्रेंड से है यहाँ पे, फिर हमारे इंडियंस है, उनसे थोड़ा बात करके उनके साथ सपोर्ट भी मैं जॉब करता था। और मैं अभी मेरा डिलीवरी का जो फूड पार्सल है, पार्सल डिलीवरी करने का, वो काम मैंने अभी चालू किया है। ओके। और साथ में थोड़ा कुछ पढ़ाई कर लेते, जैसे कि 3 वीक में 3 दिन हमारा पढ़ाई होता है, और सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो हम लोग वहाँ पे सभी काम कर लेते हैं। और थोड़ा अर्निंग हो जाता है। तो मतलब अभी हमारा 6 महीने के अंदर अभी ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा हम सेटल हुए हैं यहाँ पे। ओके। तो अप्रोक्सीमेट आपको खर्चा कितना लगता है पेरिस में रहने के लिए? पेरिस में रहने के लिए, पेरिस का तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आउट का बता सकता है। तो आउट में रहने के लिए पर मंथ रेंट लगता है, जो कि मेरा है 250 यूरो। ओके। प्लस ट्रैवलिंग का पास लगता है, वो है 40 यूरो का। ओके। आफ्टर जो खाने पीने का खर्चा आता है वो 100 से 120 यूरो का आता है। प्लस जो लाइट बिल है, वो भी लाइट बिल है या पानी का बिल है, सारा शेयरिंग में होता है, तो उसका भी 40-50 यूरो आ जाता है। ओके। मतलब कुल मिला के 500 यूरो के आसपास खर्चा लग जाता है? 500-600 इजीली लग जाता है आउटसाइड पेरिस में। हाँ। और पेरिस में कितना रहता है? मेरा भी अराउंड सेम ही है, लेकिन उसमें 250 यूरो और रूम का खर्चा है, रेंट है, फिर खाना पीने का 150 यूरो, और मतलब वो अपना नेविगो जो
पास होता है उसका 75 और 100 यूरो जैसा फूड है, मतलब कुछ अपने फ्रूट्स लेना है, अलग अलग चीज़ का थोड़ा खर्चा हो जाता है, 500 550 के आसपास हो जाता है। और उसके सामने हम जब इंडिया से आते हैं तब हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि हम स्टूडेंट वीज़ा में आए हैं, काफ़ी खर्चा करके आए, उसके बाद हमको फैमिली से पैसा अगर नहीं मंगवाना है तो आप लोग मतलब कर सकते हो सर्वाइव कि नहीं कर सकते हो? स्टूडेंट वीज़ा पर हो तो अगर आप कॉलेज भी जाओगे और पार्ट टाइम जॉब भी करोगे तो दोनों एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो ये भाई साहब मेरे से ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि मैं रहता हूँ आउट में, तो मेरा कॉलेज रहता है वीक में 4 दिन। ओके। तो मेरे लिए तो वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है पार्ट टाइम जॉब करने का। ओके। तो फिर भी हम ट्राई तो कर रहे हैं कि भाई चलो वीक में 2 दिन तो 2 दिन जो वीक ऑफ होता है तो उसमें मिल जाए तो, लेकिन हाँ, लेकिन अभी फ्रेंच के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंच सीख रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ाई में फ्रेंच का जो कोर्स है वो इंक्लूडेड है, तो उसमें से भी काफ़ी सीख रहे हैं। मतलब आपको लैंग्वेज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है? लैंग्वेज, हाँ, लैंग्वेज बैरियर है, वो एक मेन प्रॉब्लम है यहाँ का। ओके। ये सब सही है। ओके। आपका मतलब कैसे चल रहा है अभी? आपका हो जाता है, आप पेरिस में रहते हो, आपका 3 दिन का कॉलेज है, तो 2-3 दिन कॉलेज के बाद अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो काम मिल जाता है कि नहीं मिलता है? पेरिस में बाहर से मैंने भाईबंद से भी बात किया और मेरा तो यहाँ पे अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का थोड़ा चल जाता है। जैसे हम डिलीवरी जॉब है और मेरे फ्रेंड दूसरी जॉब करते हैं तो उसमें इंग्लिश चल जाता है, हमारा कोई रेस्टोरेंट है पार्ट टाइम में। लेकिन यहाँ पे फ्रेंच तो बहुत ज़रूरी है। आप फ्रेंच नहीं आता है तो जैसे कि मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आया तो मैं अपनी बाइक लेके, या तो जो गाड़ी बोलते हैं उसको, तो मैं यहाँ लेके जा रहा था और मैंने पेट्रोल पंप पे गया तो मुझे फ्रेंच इतना तब आता नहीं था, तो मुझे पेट्रोल में भी पूरने में थोड़ा दिक्कत हुआ था। फिर मेरे दूसरे जो मतलब वहाँ बाजू में कोई इंग्लिश बोल रहा था उसने मुझे हेल्प की तो मेरा काम हो गया। लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, जो फ्रेंच यहाँ पे नहीं आता तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ओके। बाकी आपका काम तो चलता है। ओके। मतलब ऐसा है, हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो भी आपको कुछ ना कुछ काम मिल सकता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसमें आप सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे तो भी आपको काम मिलेगा, तो ऐसे काम से आप सर्वाइव कर सकते हो। और जैसे कि आपने बताया कि आपके हिसाब से 3 दिन 4 दिन का अगर काम करेंगे तो खर्चा निकल जाएगा, तो आपको इंडिया से पैसा नहीं मंगवाना पड़ेगा। यस। तो मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप पेरिस में रह रहे हो तो आपका सर्वाइवल कुछ इजी हो जाएगा, क्योंकि ये निर्मल भाई है वो मॉन्टपेलियर में रहते हैं, जो कि पेरिस से मतलब फ्रांस आउटसाइड फ्रांस का एरिया है और अप्रोक्सीमेट ये 500 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, मतलब उतना इंग्लिश का डेवलपमेंट नहीं है, लोग लोकल फ्रेंच बोलते हैं। ऐसी जगह पर अगर आप जॉब ढूंढना चाहेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। और एक चीज़ मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो सब सारी बातें हुई कि आप कितना खर्चा होता है, कितना आप कर सकते हो, मतलब इतना अर्न कर लेते हो कि आपको घर से पैसा ना मंगवाना पड़े। तो एक चीज़ तो ये फाइनल है कि अगर आपके पास आपका फीस का बैकअप नहीं है तो आपको फ्रांस में सर्वाइवल आपका थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपके पास पूरा टाइम है और आप लैंग्वेज के ऊपर कॉन्संट्रेट कर सकते हो तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो और अच्छी सी जॉब ढूंढ सकते हो। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो कोर्स है वो कोर्स के रिलेवेंट आपको जॉब मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि इंडिया में जो कंसल्टेंट है वो ऐसा बताते हैं कि आपको पेड इंटर्नशिप देने वाले हैं, कंपलसरी इंटर्नशिप है, ऐसा आपके कंसल्टेंट लोग आपको इंडिया में बोलते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका MBA का कोर्स है, तो MBA के कोर्स के ऊपर आपको आपके कॉलेज के साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? और आप फिजियोथेरापिस्ट है तो आपका कोर्स उस आपके हेल्थ रिलेटेड फील्ड में होगा, तो उस हिसाब से आपको कुछ जॉब मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो उस हिसाब में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो? कोर्स के मुताबिक अगर देखने जाए तो जॉब मिल सकता है। ओके। डेफिनेटली मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। इवन फ्रांस में बहुत सारी कंपनीज है वो आपको हायर करने के लिए रेडी, अगर आपका एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है। ओके। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अभी तो घर से पैसे भी मंगवाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सब आप फुल तैयारी के साथ यहाँ पे आए, अपना स्टडी कंप्लीट कीजिए, कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स लाइए, कॉलेज का अटेंडेंस पूरा अटेंड कीजिए, तो डेफिनेटली आपको उसके बाद जॉब मिल जाएगा। और उसके बाद आपको इंटर्नशिप करने का मौका भी मिल जाएगा। इंटर्नशिप के बाद आपका सही रहा तो जॉब भी मिल जाएगा। ओके। आपका एक्सपीरियंस क्या है?
मेरा तो मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरी कॉलेज के हिसाब से मतलब कॉलेज भी हेल्प करती है आपको इंटर्नशिप ढूंढने में। पहले कोविड के टाइम तो इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी तो इंटर्नशिप मिल रही है लोगों को। ओके। और साथ में मतलब अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद भी लोगों को जॉब मिलती है। मैंने देखा है बहुत सारे बंदे जो है जो अपनी फार्मासिस्ट है, आईटी इंजीनियर वाले हैं, मेरे भी खास है पहचान में है जो मतलब उनको जॉब मिली है, ऐसा नहीं है, वो करते हैं जॉब अपनी फील्ड में जॉब चालू है उनकी। तो दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ मेन चीज़ है कि आप फ्रेंच ज़रूरी है। आपको आज नहीं तो कल फ्रेंच तो यहाँ पे आके सीखना ही पड़ेगा। ओके। तो फ्रेंड्स हम दो चीज़ इस हिसाब से हम ये फाइनल कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको आपका एजुकेशन कंप्लीट करना है। आप जो भी डिग्री के लिए यहाँ पर आ रहे हो और आके वो डिग्री आपको कंप्लीट करना है कि आप अपना एजुकेशन ख़त्म करोगे, यहाँ का डिग्री आपको मिलेगा तो वो आपको आपकी प्रोफाइल में, आपके करियर में फर्स्ट ऑफ ऑल बूस्ट करेगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ आने के बाद आपको फ्रेंच लैंग्वेज पे फोकस करना है। जब आप ये लैंग्वेज यहाँ की लोकल नहीं बोल पा रहे हो तो आपको मतलब काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे, जिसमें आप यहाँ का कल्चर नहीं समझ पाओगे, यहाँ का जॉब ढूंढने में दिक्कत होगा और आपके जॉब में जो आपके कलीग्स होंगे वो सारे लोकल फ्रेंच लोग होंगे जो फ्रेंच बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम होगा थोड़ा। तो दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ का डिग्री ख़त्म करना है, जो डिग्री के लिए हम आए हैं, कॉलेज अच्छे से पढ़ाई करना है, डिग्री लेना है, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमें फ्रेंच लैंग्वेज पर भी फोकस करना है। ये सारा अपना हुआ बेसिक। अभी आप अपने करियर के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आप अपने आप को 10 साल के बाद आप लोग कहाँ पर अपने आप को ढूंढ रहे हैं? आप यहाँ से इंडिया से आए हो, यंग एज में हो, तो यहाँ पर आप स्टडी करोगे तो कुछ साल यहाँ पर बिताओगे, 4 साल तक आप यहाँ पर रह सकते हो एज़ पर वीज़ा। तो आप यहाँ पर जब रहोगे तो उसके बाद 10 साल के बाद, 5 साल के बाद अपने आप को आप कहाँ पर देख रहे हो कि ये इंटरनेशनल डिग्री लेने के बाद आपको कौन सा बढ़िया बेनिफिट होगा अपने करियर में, वो कुछ आप मतलब अभी आप देख सकते हो कि आपका विज़न क्लियर है अभी कि आप क्या कर सकते हो? जी, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा जो स्टडी है वो MBA का प्रोग्राम है, तो मैं अभी MBA का फुल्ली मेरा फोकस है कि मैं अपना डिग्री कंप्लीट करूँ। आफ्टर ऑल मेरा जो है इंटर्नशिप है तो वो डेफिनेटली मेरे को कोई ना कोई कंपनी मेरे को इंटर्नशिप दे देगी, और उसके बाद मेरे पास बहुत चांसेस हो गए कि मैं अपनी मन पसंदीदा कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूँ। अगर नहीं भी मिलती है तो मैं इंडिया जाके, इंडिया में भी फ्रांस की बहुत सारी कंपनीज है वो भी मेरे को हायर कर सकती है, तो एक ये भी प्लस पॉइंट है। तो मैं तो अपने आप मतलब अगर आपका एजुकेशन अच्छे से ख़त्म हो जाएगा तो आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हो, अपना करियर अच्छे से डेवलप कर सकते हो। आपका तो हेल्थ का फील्ड है, तो आपके हिसाब से मतलब फ्रांस में डिग्री करना कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है? और इंडिया में अगर आप स्टडी करोगे सेम और आप यहाँ पर फ्रांस में स्टडी कर रहे हो, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि कोई हेल्थ केयर के लिए बंदा कोई आएगा जो हेल्थ के फील्ड में जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर आएगा तो इंडिया से पढ़ाई करके आएगा और यहाँ पर फ्रांस में पढ़ाई करेगा, दोनों का डिफरेंस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरा तो एक ही चीज़ कहने की है कि मुझे तो पहले यहाँ पे जो पढ़ाई करने का मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि, लेकिन जैसे कि आप इंडिया के अंदर भी अभी डिग्री है हेल्थ केयर मैनेजमेंट की डिग्री कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ भी इंटरनेशनल डिग्री है तो आपको पूरे यूरोप में भी स्कोप मिल सकता है जॉब करने का। और ऐसे कोई भी अदर कंट्री में आप मूव कर सकते हो, या तो फ्रांस में भी आपको जॉब मिल सकती है, नहीं तो आप अपनी मैं तो यही सोच रहा हूँ स्टार्टिंग में कि मुझे यहाँ पे कोई जॉब मिल जाए पार्ट टाइम मेरी मतलब डिग्री ख़त्म होने के बाद, नहीं तो मैं, क्योंकि मेरे पास तो स्किल है तो मैं अपना इंडिया भी जाके कुछ मतलब अपनी खुद का क्लिनिक है ओपन करके, या तो जो हॉस्पिटल में जॉब करने की मेरा प्लान ये है मेन चीज़। ओके, मतलब अगर आपके पास स्किल है तो आप यहाँ पर भी अपना करियर डेवलप कर सकते हैं और वापस इंडिया जाके भी आप कुछ कर सकते हो। प्लस यहाँ का डिग्री होने की वजह से आपको मल्टीनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, इंडिया और वापस जाके भी आप कुछ कर सकते हो, या अगर दूसरे किसी कंट्री में जा रहे हो तो भी आप कर सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में अभी ये कल्चर है कि हमारे यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज कम बोलते हैं इंडिया में, तो इंडिया से इंग्लिश यूज़ टू है हम लोग,
तो इंग्लिश कंट्री में ट्राई करने की बजाय आप लोगों ने फ्रांस क्यों चूज़ करा? वो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया से लोग मूव ऑन होते हैं तो इंग्लिश कंट्री में होते हैं, जैसे कि यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया लोग जाते हैं। तो जो यूरोप में कोई भी स्टूडेंट आएगा तो उसको लैंग्वेज के काफ़ी सारे बैरियर्स रहेंगे, वो हम सब जानते हैं। तो ये स्टूडेंट में इतना रश क्यों है कि फ्रांस आएंगे, यूरोप आएंगे और अपना करियर बनाएंगे? वो उसका मेन रीज़न क्या है? मेरी माने तो मैंने ना जब मैं स्टडी कर रहा था तभी से सोच के रखा था कि मेरे को जाना है तो यूरोप में ही जाना है। क्योंकि यूरोप में एंट्री लेने का मतलब है कि आपके पास 26 कंट्री का मल्टीनेशनल वीज़ा है, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो। मेरे को यूरोप एक्सप्लोर करना है, मेरे को समझना है कि एक्चुअली यूरोपियन कल्चर क्या है। तो मैं आए दिन काफ़ी सारी जगहों पे विज़िट करता रहता हूँ, तो ये मेरा एक प्लस पॉइंट है। ओके। और आपने क्या सोचा है मतलब फ्रांस चूज़ करने के लिए? बेसिक मतलब मेन रीज़न क्या था? मेरा तो पहले तो मेन चीज़ यही है कि दुनिया अभी लोग मेरे जैसे फ्रेंड है लोग कनाडा इंडिया में एक वो फ्लो चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट सोचने वाला हूँ कि लोग अभी यूके की तरफ भी ज़्यादा मूव कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डिफरेंट करना था क्योंकि मुझे यूरोप कंट्री का एक तो कल्चर अच्छा लगता है, क्योंकि सब डिफरेंट कल्चर है। जैसे हमारे इंडिया में भी डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, तो वो मेन चीज़ मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इसके लिए थोड़ा डिफरेंट सोचा। और एक तो है ना कि इंडिया से थोड़ा पेरिस मुझे भी नज़दीक लगता है कि आने जाने में अपने को 6 महीने में भी इंडिया आसानी से मूव कर सकते हैं। ओके। और बाकी कनाडा जाओ तो लोग बोलते हैं 2-2 दिन 3 दिन, वो भी बात सही है। ओके। मतलब हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे इंडिया में हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट कल्चर हैं, आप यूरोप में आओगे तो आपको भी यूरोप के काफ़ी सारे मतलब 26 to 30 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस आप समझ सकते हो, रह सकते हो। और यूरोप का अगर 1 डिग्री है आपके पास तो पूरा का पूरा यूरोप आप जॉब के लिए आपके पास ओपन हो जाता है और आप अच्छे से घूम सकते हो, स्टडी कर सकते हो, कहीं पे भी सेटल हो सकते हो। ये अच्छा बेनिफिट था। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई स्टूडेंट्स के बारे में। आप लोगों का कुछ सजेशन है कि जो भी नए स्टूडेंट्स इंडिया से या एशिया से आने वाले हैं, जो लोग अभी ट्राई कर रहे हो कि नेक्स्ट इंटेक में यहाँ पर आ जाए, उनके लिए आप लोगों का कुछ सजेशन है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली मैं तो बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया में हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप फ्रेंच का A1 A2 लेवल कंप्लीट करके ही यहाँ पे आए। अगर वो करके आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत कम दिखेगा। और अगर आप पेरिस में आ रहे हैं तो ठीक है, आपके पास चांसेस है जॉब मिलने के, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम फ्रेंच सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आउट में तो बहुत दिक्कत ही होती है, तो एक ये तैयारी करके आइए। और एक दूसरी बात है कि आप अपना जो अकाउंट में जो बैलेंस दिखाने को बोल रहे हैं तो कोई एजेंट का कांटेक्ट करके बैलेंस दिखाने की वजह आप उसी में बैलेंस कंप्लीट करके आए, तो अगर आपको यहाँ पे आके पैसे की दिक्कत होती है तो आप वो पैसे बैकअप मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये भी मेन बात है। ओके, आप क्या बता रहे हो? आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आपका सजेशन क्या है? मेरा तो मतलब कुछ जो भी नए स्टूडेंट आते हैं उसको भी केयरफुली होके आना है। जैसे कि एक तो मेन फ्रेंच लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, सीख के आइए थोड़ा बहुत कुछ, क्योंकि आप जैसे एयरपोर्ट से बिलोंग करोगे तो वहाँ पे फ्रेंच ज़रूरी है। फिर अपना जब यहाँ पे आए तो मतलब अपना सामान का कैसे मतलब सब दिमाग में लेके आना है। ऐसा नहीं कि बस आगे उतर गए, अभी जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। प्लेन से भी उतरो तो कौन आपको लेने आने वाला है, आपको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज होना चाहिए। फिर अपना जैसे कि यहाँ पे अपने जैसे नेसेसिटी है डेली अपने को ज़रूर जीवन की होती है, वो लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप स्टार्टिंग में आपके पास मतलब आप कोई भी चीज़ घर से बाहर निकलेंगे तो आपके फटाफट से यूरो की यहाँ पे वैल्यू है, 1-2 यूरो आप इजीली खर्च होता है यहाँ पे, और हमारे इंडिया में काउंट करें तो ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत मतलब केयरफुल होके आना है, इसे तो डायरेक्टली नहीं करना है कोई भी चीज़। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारा था आज का इन लोगों का एक्सपीरियंस, जो कि 6 महीने से यहाँ पर पेरिस में रह रहे हैं और स्टूडेंट वीज़ा पर है ये बंदे, और अपने हिसाब से कुछ सेट कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब और वो सब। तो इन लोगों के सजेशन से हम ये क्लियरली समझ सकते हैं कि आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी। एक तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है। यहाँ अगर आपको फ्रांस में रहना है तो फ्रेंच लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी है। दूसरा, जब तक आप स्टूडेंट में हो तो आपको अपना फाइनेंशियल बैकअप इंडिया से करके आना है, ताकि यहाँ के अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है
तो अपना एजुकेशन अच्छे से ख़त्म कर सके और अपना करियर बूस्ट कर सके और साथ में लैंग्वेज सीखने पर भी आप फोकस कर सकें। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो थैंक यू, बाय बाय। और बाय। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और कर दीजिए शेयर। थैंक यू, बाय। बाय।